हेलो गाइस, वेलकम टू विद्यापथ एजुकेशन। माय नेम इज कृष्णानंद पांडे और इस वाली वीडियो में मैं आपसे डिस्कस करूंगा कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके इकोनॉमिक्स के पेपर में आने के चांसेस हैं। ठीक है, ये वीडियो जो मैं अब बना रहा हूँ इसका पर्पस ये है ताकि मैं आपको आपके होल सिलेबस से कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स निकाल करके आपको बता सकूं जो क्वेश्चन आपके पेपर में आने के चांसेस ज़्यादा हैं। ठीक है, तो इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये वीडियो पूरी तरीके से मैंने बनाई है और इस सोच के साथ बनाई है कि आपके जो पेपर होने वाले हैं वो कोशिश ये की जाएगी इसमें कि आपको ऐसे क्वेश्चंस से इंट्रोड्यूस किया जाएगा जो जिनके चांसेस एक तरह से आपके पूरे सिलेबस में सबसे ज़्यादा होते हैं उनके आने के। ठीक है, तो आप किसी भी यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हो तो ये माइक्रो इकोनॉमिक्स से रिलेटेड एक वीडियो है जो आपको काफ़ी हेल्पफुल हो सकता है और आपके आने वाले पेपर जो हैं वो बहुत अच्छे से हो पाएंगे अगर आप इस पूरी वीडियो को ध्यान से देखेंगे। ठीक है, तो इस पूरी वीडियो को आराम से देखना और जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैंने बताए हैं उससे रिलेटेड मैंने ये भी बताया है कि इनमें कौन कौन सी चीज़ें आपको लिखनी है अगर आपके एग्जाम में इनमें से कोई भी क्वेश्चन आता है तो। ठीक है, तो चलो बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं गाइज। सो गाइस, सबसे पहले हम आपके सिलेबस पे एक नज़र डाल लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर मैंने आपको सिलेबस दिखा रखा है, ये सिलेबस आप लोग देख लो। हम सिलेबस के अकॉर्डिंग उन टॉपिक्स को निकालने की कोशिश करेंगे जो एग्जाम के पर्सपेक्टिव से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं और इसी सिलेबस से मैं आपको आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस निकाल के दूंगा। ठीक है, सबसे पहले हम देख लेते हैं जो आपकी फर्स्ट यूनिट है। यहाँ पर ये फर्स्ट यूनिट क्या है? फर्स्ट यूनिट कह रही है कि डेफिनेशन एंड कॉन्सेप्ट ऑफ इकोनॉमिक्स, यानी कि ये जो पहली वाली यूनिट है आपकी, ये आपकी टोटल इकोनॉमिक्स के इंट्रोडक्शन से रिलेटेड है। ये इको के इंट्रो से रिलेटेड वो है, टॉपिक है। ठीक है, यानी कि यहाँ पर आपको इकोनॉमिक्स क्या होती है, उसकी कितनी डेफिनेशंस होती हैं, इकोनॉमिक्स की अदर सब्जेक्ट के साथ क्या ही रिलेशन है और नेचर क्या है उसका इकोनॉमिक्स का, इकोनॉमिक्स में कौन कौन से मैथड्स यूज किए जाते हैं, इनसे रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन इस वीडियो में दी जाती है। अब हमको ये देखना है कि इस वाली टॉपिक से या यूं कहें इस वाली यूनिट से कितने क्वेश्चन अराइज हो सकते हैं। आपके पेपर में आने वाले नंबर्स ऑफ क्वेश्चन है 10, जिनमें से सिर्फ आपको 5 अटेम्प्ट करने हैं। राइट, तो इन 5 क्वेश्चंस को निकालना इन 4 यूनिट से बहुत ही वाइजर तरीके से अगर आप कैलकुलेट करके आप अपने सिलेबस को पढ़ रहे हो ना तो बहुत ईजी है। सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि डेफिनेशन एंड कॉन्सेप्ट ऑफ इकोनॉमिक्स से कौन कौन से क्वेश्चन हैं। यहां पर जो टॉपिक गिवन है वो है वेल्थ, वेलफेयर, स्कैर्सिटी एंड ग्रोथ, यानी कि ये डेफिनेशंस के बारे में है। ये 5 तरह, ये जो आपके बुक में 4 तरह की डेफिनेशंस दे रखी हैं, ये डेफिनेशंस पे एक क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, और उसके बाद जो पहली वाली यूनिट है ये डेफिनेशन से रिलेटेड है। सेकंड यूनिट पे अगर हम ध्यान दें तो यहां पर कहा गया है, जो हेडिंग का टाइटल है वो है आपका कंज्यूमर बिहेवियर, यानी कि इस पूरे यूनिट में आप कंज्यूमर्स के रिलेटेड स्टडी करोगे। थर्ड यूनिट आपकी कहती है प्रोड्यूसर बिहेवियर, क्योंकि मार्केट के 2 ही फोर्सेस होते हैं। जो मार्केट होता है हमारा, इस मार्केट में टोटल 2 फोर्सेस काम करते हैं, एक होता है हमारा कंज्यूमर और एक होता है हमारा प्रोड्यूसर। राइट, तो कंज्यूमर और प्रोड्यूसर आपकी सेकंड यूनिट कंज्यूमर को दी गई है और थर्ड यूनिट आपको प्रोड्यूसर को दी गई है। राइट, तो प्रोड्यूसर में आपको बहुत ज्यादा टॉपिक नहीं है और ना ही कंज्यूमर में टॉपिक है। लेकिन अगर हम ध्यान से देखें तो कंज्यूमर में हमें 2 तरह की अप्रोच देखने को मिलती है, यानी कि 2 तरह की थ्योरी है। वहीं पर हमारे जो प्रोड्यूसर की टॉपिक है उसमें भी 2 तरह के टॉपिक दिए हैं। कौन कौन से टॉपिक? पहला तो है प्रोडक्शन ऑफ लॉ ऑफ प्रोडक्शन। तो लॉ ऑफ प्रोडक्शन जो आपका है ये एक टॉपिक है। दूसरा आपका आइसोक्वांट है। ठीक इसी तरीके से अगर हम कंज्यूमर बिहेवियर में चेक करें तो कार्डिनल अप्रोच और उसके साथ साथ ऑर्डिनल अप्रोच गिवन है। राइट, यानी कि इसमें 2 टॉपिक मेन है, इसमें 2 टॉपिक मेन है। राइट, और इसमें ये कॉमन है, याद रखना। कभी भी अगर आप लखनऊ यूनिवर्सिटी में पढ़ाई कर रहे हो तो बेसिकली लखनऊ यूनिवर्सिटी का जो मैंने भी लखनऊ यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की है, तो लखनऊ यूनिवर्सिटी का जो पैटर्न रहता है वो हमेशा से ये रहता है कि जिस भी सब्जेक्ट का पेपर होता है पहली यूनिट तो पहले उस सब्जेक्ट के इंट्रोडक्शन में ही होती है और एक क्वेश्चन ऑलवेज, चाहे आप इस वाले टर्म की बात करो या पिछले 2-3 साल पहले की बात करो, हमेशा एक क्वेश्चन लखनऊ यूनिवर्सिटी एक ऐसा ड्रॉ करती है पेपर जिसमें एक क्वेश्चन आपका पेपर से रिगार्डिंग पूछा जाता है। तो पहली यूनिट आपकी पूरी पेपर पे बेस होती है। ठीक है, और चौथी यूनिट की बात करें तो इसमें हमको कॉस्ट है। तो यानी कि अगर हम यहां देखें तो सिर्फ एक टॉपिक है जिसमें सिर्फ कॉस्ट ही कॉस्ट पढ़नी है, और यहां पर अगर हम छोटे छोटे 2-3 टॉपिक मान के चलते तो टोटल नंबर ऑफ टॉपिक हमारे पास कितने हो गए? अगर हम काउंट करें इसे
तो हम देखने को पाते हैं कि पहली वाली यूनिट से 2 टॉपिक मान के चलते हैं, एक डेफिनेशन और एक उसके इकोनॉमिक्स का अदर सब्जेक्ट के साथ रिलेशन। अगर हम सेकंड टॉपिक देखें तो इसमें भी हमें 2 टॉपिक मिलती है, 2 तरह की थ्योरीज। थर्ड यूनिट में अगर हम देखें तो 2 टॉपिक, और फोर्थ यूनिट में देखें तो 1 टॉपिक, क्योंकि इसमें सिर्फ कॉस्ट से रिलेटेड ही सारी चीजें पढ़नी है। और यहां पर जो थर्ड यूनिट है इसमें 2 टॉपिक कौन कौन से हैं भाई, एक है आइसोक्वांट और दूसरा है प्रोडक्शन थ्योरी। अगर हम सेकंड यूनिट में देखें तो एक है कार्डिनल अप्रोच और दूसरी है ऑर्डिनल अप्रोच, जो कि मेन है। इसमें 2 टॉपिक में, इस यूनिट को 2 टॉपिक में बांटने का पर्पज ये रहा है कि एक तो बेसिक नॉलेज आपकी सब्जेक्ट से रिलेटेड, और फिर उस सब्जेक्ट का दूसरे सब्जेक्ट से क्या रिलेशन है, इसलिए ये 2 टॉपिक। आई होप कि टॉपिक क्लियर हो गए। अब मैं आपको क्वेश्चंस की तरफ लेके चल रहा हूं, और मैं पहले भी आपको बता चुका हूं, वीडियो के स्टार्ट में आपको डिस्क्लेमर भी दिया गया था और अब भी बता रहा हूं, ये मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस से मैंने क्वेश्चंस निकाल करके रखे हैं। अगर आपके आने वाले पेपर्स में ये क्वेश्चंस आते हैं तो बस ये एक क्या होगा, संयोग होगा, ये कोइंसिडेंस है, क्योंकि मेरा जो तजुर्बा है, जितने साल मैंने पढ़ाया है, उससे मुझे यही लगता है कि पेपर जो होते हैं ये बहुत ज्यादा टफ नहीं बनाए जाते। याद रखना, पेपर कभी भी फेल करने के पर्पज से नहीं बनाया जाता है, पेपर ऑलवेज ऐसे पर्पज के लिए बनाया जाता है कि बच्चे, एक कॉमन स्टूडेंट जो है, जो बहुत ज्यादा पढ़ाई नहीं कर पाया है किसी कारण से, या मान लेते हैं कोविड की सिचुएशन से, तो उसको भी बहुत ईजी रहे, अगर वो थोड़ा मोड़ा भी लिखता है तो वो पास हो जाए। तो मेरे एक्सपीरियंस से मुझे लगता है कि ये क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, और अगर क्वेश्चंस आते हैं तो ये जस्ट अ कोइंसिडेंस, ऐसा मत समझ लेना कि सर को पेपर पहले से पता था, राइट। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन है हमारे पास। तो हमारे पास जो पहला क्वेश्चन है वो क्वेश्चन ये है कि डिफाइन एंड एनालाइज द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, राइट। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि डिफाइन एंड एनालाइज द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, व्हाई डज इट अप्लाई। हिंदी में जो बच्चे पढ़ रहे हैं वो हिंदी में पढ़ सकते हैं कि सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम की परिभाषा और व्याख्या कीजिए, यह नियम लागू क्यों होता है। तो भाई देखो, सिंपली जब ये क्वेश्चन आता है, कई बार मेरे से बच्चे क्वेश्चन पूछते हैं कि सर ये क्वेश्चन आया, इसमें लिखें क्या। उनके सामने क्वेश्चन होता है, वो सब्जेक्ट को ऑलरेडी पढ़ रहे होते हैं और पढ़ चुके होते हैं, प्रिपरेशन भी अच्छी कर लेते हैं, अब उन्हें पता ही नहीं होता है कि लिखना क्या है। एक बड़ा सा क्वेश्चन मार्क उनके सामने होता है कि इसमें लिखना क्या है। सबसे पहली बात तो आप क्वेश्चन को पढ़ो और उसके बाद समझो कि वो पूछ क्या रहा है। यहां पर वो कह रहा है कि सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम की परिभाषा देनी है, यानी कि लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी की डेफिनेशन दो और उसके साथ उसको व्याख्या करो। यानी कि ये एक थ्योरी है, आपको पता होगी अगर, तो ये एक तरह की थ्योरी है जिसमें आपकी जो उपयोगिता है, यानी कि जो यूटिलिटी है, वो बताई जाती है कि जैसे जैसे आप किसी भी गुड्स एंड सर्विसेज का कंजम्पशन बढ़ाते जाते हो, जैसे जैसे आप किसी भी गुड्स एंड सर्विसेज का कंजम्पशन बढ़ाते हो, उससे मिलने वाली यूटिलिटी कम होती जाती है, राइट। यही तो बताया गया इसमें। तो इस पूरे प्रिंसिपल्स को आपको एक्सप्लेन करना है विद एजम्पशंस, और ये अप्लाई क्यों होता है, इसके पीछे का जो रीजन है वो आप जब प्रिंसिपल को जो है रिटर्न कर रहे होगे या लिख रहे होगे अपनी कॉपी पर, तो याद रखना वहीं पर आपको 2 से 3 चीजें रिटर्न करनी पड़ती हैं। पहली तो होती है आपकी एजम्पशंस, राइट। एजम्पशंस जब आप लिख रहे होते हो तो एजम्पशंस में ही तो आप बाउंड्री क्रिएट कर रहे होते हो कि इन बाउंड्री के अंदर मेरा प्रिंसिपल काम करेगा, अदरवाइज इस बाउंड्री से बाहर काम नहीं करेगा। तो क्यों लागू होता है, क्योंकि कुछ ऐसी सर्कमस्टांसेस होती हैं जिनके बेसिस पर इकोनॉमिक्स में किसी भी जो थ्योरी है उसको फॉर्म किया जाता है। ऐसे ही कोई थ्योरी नहीं दी जाती। अगर आपने बुक अच्छे से पढ़ी है और मेरे लेक्चर्स पढ़े हैं तो आपको पता है कि नियम क्यों लागू होता है। आई होप कि ये टॉपिक क्लियर हो गया, इस क्वेश्चन में क्या लिखना है वो क्लियर हो गया। मैं सारे क्वेश्चंस में क्या क्या लिखना है और क्या क्या चीजें बतानी है मैं आपको लाइन से बताता जा रहा हूं, ठीक है। इस क्वेश्चन के बारे में अगर आपको कोई डाउट है तो ऊपर डाउट सेक्शन है, तो आप लोग एक काम करो, पहले तो आप अपनी बुक खोलो, बुक में ये चैप्टर बहुत ईजिली मिल जाएगा आपको, और अगर आपके बुक में ये सेपरेट चैप्टर नहीं है तो आपको ये टॉपिक मिल जाएगा, राइट। अब हम बात करते हैं सेकंड वाले क्वेश्चन की। सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं गाइस। यहां पर देखो दूसरा क्वेश्चन है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द डिमांड ऑफ अ प्रोडक्ट, राइट। व्हाट आर द फैक्टर विच अफेक्ट इट। सिंपल सा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन के रिगार्डिंग मेरे पास एक बच्चे का मैसेज आया कि सर, हिंदी मीडियम का बच्चा था, तो शायद उसने लिखा था कि सर वस्तु की मांग जो होती है उसको प्रभावित करने वाले तत्व अगर पूछे जा रहे हैं मेरे से, तो उसमें क्या मैं मान्यताएं लिख सकता हूं मांग के नियम की। देखो मैं ये कह रहा हूं कि आप या तो आपने अच्छे से पढ़ाई नहीं की है, या तो आप पढ़ने के चक्कर में ये सोच रहे हो कि सब कुछ पढ़ लो, उसमें हो गया है सब हौच पौच, यानी कि आपके दिमाग में दही जम गई है। अब प्रॉब्लम क्या है कि आप समझ ही नहीं पा रहे हो कि मान्यताओं के बारे में पूछा जा रहा है, एजम्पशंस के बारे में पूछा जा रहा है, या हमसे वो फैक्टर्स, वो तत्व पूछे जा रहे हैं जो किसी भी गुड्स एंड सर्विसेज की डिमांड को अफेक्ट करते हैं। देयर इज अ लॉट ऑफ डिफरेंस बिटवीन एजम्पशन एंड फैक्टर अफेक्टिंग डिमांड, ठीक है।
तो पहले तो ये समझ लो, क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय अ डिमांड ऑफ अ प्रोडक्ट। किसी भी गुड्स एंड सर्विसेज की डिमांड से आप क्या समझते हो, या एक प्रोडक्ट की डिमांड से क्या समझते हो। अल्टीमेटली इस क्वेश्चन को और करके ऐसे भी दिया जा सकता है कि मांग से आप क्या समझते हैं। आपसे कहा जा सकता है कि मांग से आप क्या समझते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन अगर आ जाए तो बिल्कुल भी डरो नहीं, क्वेश्चन एक ही है, बस वो तरह तरह से पूछा जा रहा है। ठीक है, मांग से आप क्या समझते हैं। आपको ये क्वेश्चन अगर देखने को मिल जाए तो भी आप डरे ना, आपको एक ही क्वेश्चन पूछा जा रहा है, दोनों का मतलब यही है, व्हाट डू यू मीन बाय डिमांड और व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय डिमांड ऑफ अ प्रोडक्ट। फिर कह रहा है व्हाट आर द फैक्टर विच अफेक्ट इट। तो सिंपल सा इस क्वेश्चन का जब आप आंसर लिख रहे हो तो आपको क्या क्या लिखना है मैं बता दे रहा हूं, ध्यान से समझ लेना। सबसे पहले तो आपको बताना पड़ेगा कि डिमांड की डेफिनेशन देनी है। ठीक है, सबसे पहले आपने डिमांड की डेफिनेशन देनी है। जब आप डिमांड की डेफिनेशन दे दोगे उसके बाद आपको बताना है कि डिमांड जो होती है वो क्रिएट कैसे होती है। ठीक, डिमांड की क्रिएट होने के, अगर आपको ये टॉपिक नहीं क्लियर है तो यहां आई बटन पे आपको एक वीडियो का लिंक दिख रहा है, आप जा करके उस लिंक को देख सकते हो। यहां कॉर्नर पे आपको आई बटन का एक लिंक मिलेगा, उसमें मैंने वीडियो का लिंक डाल रखा है, वो वीडियो टैप करो, जाकर के पूरी वीडियो देख लो कि डिमांड फैक्टर अफेक्टिंग डिमांड, पूरी डिमांड का चैप्टर मैंने अच्छे से पढ़ा रखा है। ठीक है, तो आपसे पूछ रहा है पहले आप डेफिनेशन देंगे, उसके बाद आपको फैक्टर क्रिएटिंग डिमांड के बारे में बताना है, यानी कि वो ऐसे कौन से फैक्टर हैं जो किसी भी डिमांड को क्रिएट करते हैं और वही इंपैक्ट डाल सकते हैं। राइट, उसके बाद आपको आना है कि फैक्टर अफेक्टिंग कौन कौन से, फैक्टर अफेक्टिंग डिमांड या डिमांड कर्व। राइट, तो डिमांड को अफेक्ट करने वाले फैक्टर कौन कौन से। तो भाई साहब मैंने आपको क्लास में भी पढ़ाया है, जो मेरे बच्चे कॉलेज में पढ़ते हैं उनको भी मैं बता रहा हूं, और जो भी इस वीडियो को देख रहा है उसको भी बता रहा हूं। देखो वो कह रहा है कि कौन से फैक्टर हैं जो किसी भी गुड्स एंड सर्विसेज की डिमांड को इंपैक्ट डाल सकते हैं। तो भाई मैं आपको वर्बली ऐसे बता रहा हूं और कुछ पॉइंट्स मैं याद दिला रहा हूं, अगर आपको याद आ रहे हैं तो ठीक है, वीडियो में वीडियो को देखो, उससे पॉइंट लो और जाकर के अपनी बुक में देखो। सबसे पहला पॉइंट होता है प्राइस एक्सपेक्टेशन। प्राइस एक्सपेक्टेशन, ठीक, प्राइस एक्सपेक्टेशन क्या है भाई। देखो प्राइस एक्सपेक्टेशन होता है मूल्य की प्रत्याशित दर। अगर हमें पता चल जाए कि किसी गुड्स एंड सर्विसेज का फ्यूचर में प्राइस बढ़ने वाला है तो उसकी डिमांड आज बढ़ जाएगी, पहला ये हो गया। दूसरा प्राइस ऑफ इट्स ओन गुड्स, गुड्स एंड सर्विसेज का खुद का प्राइस भी सबसे बड़ा फैक्टर होता है, वो जो है डिमांड को इंपैक्ट डालने वाला। भाई आपको मैंने बता रखा है ना कि प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड कम होगी, और डिमांड कम या ज्यादा जैसे ही फ्लैक्चुएट होगी उसके ऊपर प्रभाव पड़ रहा है। इट मींस तो अगर प्राइस है तो उसके ऊपर डिमांड डालने, प्राइस है किसी गुड्स एंड सर्विसेज का तो सबसे पहला फैक्टर तो वही हो गया कि उसके ऊपर डिमांड इंपैक्ट डालने वाला डिमांड पे। दूसरा है प्राइस एक्सपेक्टेशन। तीसरा है आपका रिलेटिव गुड्स एंड सर्विसेज के प्राइस। रिलेटिव गुड्स एंड सर्विसेज के प्राइस मतलब जो संबंधित गुड्स एंड सर्विसेज। अब रिलेटिव गुड्स में कौन कौन सी गुड्स आती हैं, अगर मैं बात करूं रिलेटिव गुड्स में कौन कौन सी गुड्स आती हैं, तो रिलेटिव गुड्स में भाई आती हैं देखो दो टाइप्स के गुड्स, एक होता है आपका सब्स्टिट्यूट गुड्स और एक होता है आपका कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। ठीक है, एक को कहते हैं पूरक, एक को प्रतिस्थापित। सब्स्टिट्यूट को कहते हैं प्रतिस्थापित वस्तुएं और इसको कहते हैं पूरक वस्तुएं। राइट, तो ये दोनों गुड्स एंड सर्विसेज के प्राइस। अब इसका अगर आपको अभी भी नहीं समझ में आया तो याद होगा आपको कार एंड पेट्रोल का एग्जांपल मैंने दिया था, याद है। तो कार एंड पेट्रोल हो गया और बैडमिंटन कॉक हो गई उसकी। राइट, तो ये सारे चीजें इसमें आएंगी। ठीक है, बात समझ में आ गई। तीसरा है आपका, चौथा है आपका इनकम ऑफ कंज्यूमर। इनकम ऑफ कंज्यूमर, इनकम ऑफ कंज्यूमर। ठीक, तो इनकम ऑफ कंज्यूमर भाई आपकी जो इनकम है वो भी तो अल्टीमेटली डिमांड को इंपैक्ट डालेगी। किसी भी गुड्स एंड सर्विसेज को आप कितना बाय करोगे ये डिपेंड करता है कि आपकी इनकम कितनी होगी। राइट, तो इसको भी समझने की जरूरत है। आई होप कि आपको टॉपिक क्लियर हो रहा है। तो आपको क्या करना है, इसमें डिमांड की डेफिनेशन देनी है और जो 5 से 6 फैक्टर्स आपको दिए गए हैं बुक में, उन फैक्टर्स के बारे में आपको अच्छे से पढ़ लेना है और वही फैक्टर्स यहां पर आपको एक्सप्लेन कर देना है। दैट्स इट, इस क्वेश्चन में और कुछ है ही नहीं। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज मीन्ड बाय द टर्म डिमांड। फिर वही क्वेश्चन सेम, अगर मैं पिछले वाले क्वेश्चन पे जाऊं तो मैं आपको दिखा दे रहा हूं, जो चीज आप यहां से लेकर के यहां तक के इस क्वेश्चन में लिखोगे व्हाट डू यू मीन बाय डिमांड ऑफ अ प्रोडक्ट, वही चीज आपको लिखनी है व्हाट डू यू मीन बाय डिमांड, सेम चीज। ठीक है, तो यहां से यहां तक का भाई तो सेम मामला है पिछले क्वेश्चन की तरह, यानी कि डिमांड की मीनिंग आपको समझानी है कि डिमांड होती क्या, या यूं कहें डेफिनेशन ऑफ डिमांड देनी है। ठीक है, उसके बाद व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड एंड इंक्रीज एंड डिक्रीज ऑफ डिमांड। तो भाई मेरी बात ध्यान से सुनो, मैं फिर बोल रहा हूं, कॉर्नर पे एक वीडियो का लिंक मैं दे रखा हूं, उस वीडियो के लिंक को जाकर के अच्छे से देख लो, समझ में आ जाएगा तुमको कि उस वीडियो में मैंने क्या बताया है।
सिंपली अगर मैं शॉर्ट फॉर्म में अगर यहां बताना चाहूं तो एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन, यानी कि आपको यहां पर पूछा जा रहा है, एक के बारे में वृद्धि कही जा रही है और एक को कहा जा रहा है संकुचन। ठीक है, हिंदी मीडियम वाले बच्चे समझ लें, संकुचन और वृद्धि के बारे में विस्तार के बारे में बात किया जा रहा है। सॉरी, वृद्धि नहीं, विस्तार कहेंगे इसे। यानी कि मांग में विस्तार और संकुचन कब होता है। दूसरा टर्म है इंक्रीज एंड डिक्रीज। अब कंफ्यूज मत हो जाना, बहुत से बच्चे एक्सपेंशन का सिनोनिम समझते हैं इंक्रीज, वो ठीक है आप समझते हो, बट ये इकोनॉमिक्स है, आपको यहां समझना है एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है और इंक्रीज और डिक्रीज क्या होता है। इंक्रीज और डिक्रीज कब होगा और कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन कब होगा, यानी कि मांग का विस्तार और संकुचन कब होगा। और मांग में यहां पर इस टर्म को मैं समझा दे रहा हूं, इंक्रीज डिक्रीज, तो इसको कहेंगे हिंदी में वृद्धि और दूसरा कहेंगे कमी। तो एक बात बताओ, मांग में कमी और वृद्धि कब होती है और मांग में विस्तार और संकुचन कब होता है। बहुत से बच्चे समझेंगे सर बात तो एक ही है, नहीं, बात अलग अलग है। एक्चुअल में ये दोनों वर्ड्स, ये चारों वर्ड्स यूं कहें कि एक्सपेंशन, कॉन्ट्रैक्शन, इंक्रीज, डिक्रीज, ये देखने में तो एक दूसरे के सिनोनिम्स लगते होंगे, ठीक है, पर्यायवाची लगते हैं, बट ये एक्चुअल में यहां पर किस कंडीशन पे इनको डिफर किया गया है। जो डिमांड होती है ना, डिमांड जो आपकी होती है वो दो फैक्टर्स होते हैं, याद रखना। मैं यहां पर आपको बस हिंट दे रहा हूं क्योंकि वीडियो काफी लंबी हो जाएगी, इसलिए हिंट दे रहा हूं। जब किसी गुड्स एंड सर्विसेज का प्राइस की वजह से उसमें कोई फ्लक्चुएशन दिखने को मिलता है, यानी कि मान लेते हैं कोई गुड्स है, एक्स एक गुड है और एक्स की गुड के प्राइस की वजह से एक्स गुड जो है उसकी डिमांड पे कोई इंपैक्ट पड़ रहा है, तो जो डिफरेंस होगा, और प्राइस को अगर हम छोड़ दें तो अदर फैक्टर जब कोई उस पर इंपैक्ट डालते हैं, अदर फैक्टर में याद होगा, अगर मैं आपको पढ़ाया हूं तो अगर आपको याद है तो ये भी याद रखना। अदर फैक्टर्स यानी कि प्राइस को अगर छोड़ दें तो अदर फैक्टर कौन कौन से होंगे, फ्यूचर एक्सपेक्टेशन, रिलेटिव गुड्स एंड सर्विसेज के प्राइस, और जो कंज्यूमर की इनकम है वो, ठीक है, वेदर, टेस्ट, प्रेफरेंस, ये सारी चीजें जो फैक्टर अफेक्टिंग डिमांड होती हैं वही यहां अदर फैक्टर की तरीके से काम करती हैं। तो जब अदर फैक्टर्स होते हैं भाई, वो जब डिमांड पे इंपैक्ट डालते हैं तो उन्हें हम कहते हैं इंक्रीज एंड डिक्रीज इन डिमांड। और जब प्राइस यानी कि उस गुड्स का प्राइस जो है वो जब उसकी डिमांड पे इंपैक्ट डालता है तो उसे हम कहते हैं एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन। राइट, समझ में आ गया होगा, अगर नहीं समझ में आया तो बुक उठाओ, समझ में आ जाएगा। चलो सिंपली एक बहुत शॉर्ट उसमें मैं आपको समझा दे रहा हूं। एक्सपेंशन तब होता है जब किसी गुड्स एंड सर्विसेज का प्राइस कम हो जाए, ठीक है, तो उसकी डिमांड क्या होगी, बढ़ जाएगी। और जब ये डिमांड बढ़ती है तो इसे कहते हैं एक्सपेंशन। जब किसी गुड्स एंड सर्विसेज का प्राइस ज्यादा हो जाता है तो उसकी डिमांड क्या हो जाती है, कम हो जाती है, और ये कमी जो होती है इसको कहते हैं संकुचन। संकुचन का मतलब होता है कॉन्ट्रैक्शन। तो यानी कि एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन वाली कंडीशन प्राइस पे डिपेंड करती है। गुड्स एंड सर्विसेज का जो प्राइस होता है वो यहां पर इंपैक्ट डालता है, और जो इंक्रीज और डिक्रीज वाली कंडीशन की बात हो रही है ये अदर फैक्टर की वजह से होता है, याद रखना, अन्य तत्वों की वजह से होता है, अन्य तत्वों की वजह से ये प्रभाव पड़ता है, याद रखना। यानी अदर फैक्टर, प्राइस को अगर हम कांस्टेंट मान लें या उसको हम कुछ देर के लिए ना मान के चलें, तो अगर उपभोक्ता की आय बढ़ने से, अब भाई एक बात बताओ, अगर तुम्हारी इनकम बढ़ रही है, अगर आपकी इनकम बढ़ रही है तो आपकी डिमांड क्या होगी, अल्टीमेटली ज्यादा होगी। तो जब इनकम बढ़ती है तो क्या होगा भाई, इंक्रीज होगा, इंक्रीज इन डिमांड। और जब इनकम घटती है तो डिक्रीज इन डिमांड। याद रखना, इनका फिगर बनाते समय आपको फिगर में बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन क्या होगा, उसमें जो आपका फिगर बनेगा ऐसे बनेगा, और अगर आपकी इंक्रीज और डिक्रीज वाली फिगर की बात होगी तो उस एक ही कर्व पे आप ऊपर नीचे जाते रहोगे। राइट, एक बार आपका पूरा कर्व शिफ्ट होगा और दूसरी बार एक ही कर्व पे ऊपर जाओगे, पहले यहां थे अब यहां आ गए, समझ गए। तो आई होप कि इसमें बहुत ज्यादा वो नहीं है, बहुत सिंपल सा टॉपिक है, बहुत ही इजी है, याद रखना इस बात को। अगला क्वेश्चन कह रहा है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय डिग्री ऑफ इलास्टिसिटी, हाउ मेनी कैटेगरीज डू वी हैव, एक्सप्लेन विद सुटेबल डायग्राम। मैंने ये चैप्टर आपको कई बार पढ़ाया है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, क्लास में भी पढ़ाया है, जो बच्चे मेरे से पढ़ते हैं, आपको कोचिंग में भी पढ़ाया है, बहुत बार ये चीज मैंने आपको पढ़ाई है। तो बेसिकली इसमें 5 तरह की डिग्री होती है, मैं बता दे रहा हूं, 5 तरह की डिग्री होती है, याद कर लो। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड अगर आपको याद है तो इज इक्वल टू 1, ईडी इज ग्रेटर देन 1, ठीक है, ईडी लेस देन 1, ईडी इज इक्वल टू 0, या ईडी इज इक्वल टू इंफिनिटी। ये 5 तरह की डिग्री है भाई, समझ लो इसको। इन्हीं 5 डिग्री के डायग्राम बनाने हैं और 5 डिग्री के बारे में आपको एक्सप्लेन करते चले जाना है, ठीक है। आई होप कि टॉपिक क्लियर हो गया, बहुत इजी है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं।
5th नंबर क्वेश्चन हमसे कह रहा है एक्सप्लेन क्लियरली हाउ ऑर्डिनल अप्रोच इज सुपीरियर टू कार्डिनल अप्रोच, राइट। क्रमवाचक उपयोगिता सिद्धांत गणनावाचक उपयोगिता सिद्धांत से किस प्रकार श्रेष्ठ है। वीडियो का लिंक आपको कॉर्नर पे दिख रहा है, जा करके पहले वीडियो देख लो कि ये ऑर्डिनल अप्रोच और कार्डिनल अप्रोच होती क्या है। बहुत सिंपल सा वीडियो, बहुत कम टाइम लगेगा आपको, फास्ट फॉरवर्ड करके देखना, या आप उसकी स्पीड बढ़ा सकते हो। मेरे ख्याल से आप 1.5x पे उस वीडियो को पूरा देखो, और वीडियो को अगर स्किप करोगे तो फिर तुम्हारे लिए, समझ रहे हो ना, तुम्हारा पेपर है, तो इस बात को ध्यान से समझो। ऑर्डिनल क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि ऑर्डिनल अप्रोच जो आपकी है वो किस तरीके से बेटर है या सुपीरियर है कार्डिनल अप्रोच से। भाई सिंपल सी बात है, कार्डिनल अप्रोच कहता है कि यूटिलिटी को मेजर किया जा सकता है, तो कार्डिनल अप्रोच तो भाई मेजर की बात कर दिए थे। और कौन कौन सी ऐसी क्रिटिसिज्म थी जिनके बेसिस पर ऑर्डिनल्स ने इनको छेड़ा था कि भाई आपने ये जो बात बोली ये कैसे बोली, मेजर कैसे कर सकते हो। तो पहला पॉइंट तो यही है कि मेजर नहीं की जा सकती कार्डिनल, और मैंने उस वीडियो में एग्जैक्टली आपको यही समझाने की कोशिश की है जो मैंने वीडियो बनाई थी। अगर आपको वीडियो नहीं दिख रही है तो मेरे प्लेलिस्ट में जाकर के वो वीडियो आप देख सकते हो, ठीक है। ऑर्डिनल अप्रोच को आपको बताना है। अब यार यहां पर ना थोड़ा सा ध्यान दे दो, का ऑर्डिनल अप्रोच जो आपका है, जो आपकी ऑर्डिनल अप्रोच है उसके बारे में, और जो आपकी कार्डिनल अप्रोच है उसके बारे में गलती से भी दोनों थ्योरी ना एक्सप्लेन कर देना, क्योंकि दोनों थ्योरी में करने में बहुत टाइम लगेगा और ये पूछा भी नहीं गया है। पहली बात आपको करना क्या है कि ऑर्डिनल अप्रोच की कैरेक्टरिस्टिक और कार्डिनल अप्रोच की कैरेक्टरिस्टिक दोनों को उठाना है, या यूं कहें कि कार्डिनल की जो क्रिटिसिज्म थी और ऑर्डिनल की जो एजम्पशन थी, इन दोनों को कंपेयर कर दोगे तो आंसर अपने आप ही मिल जाने वाला है। कार्डिनल ने कहा था कि यूटिलिटी मेजर कर सकते हैं, बाद में ऑर्डिनल ने कहा नहीं मेजर नहीं कर सकते, ऑर्डर में लगा सकते हैं। तो पहली बात तो यही फंस गए थे कार्डिनल, मेजर कैसे कर सकते हो भाई। एक मैंने वीडियो में आपको अच्छे से समझा रखा है, आई होप कि वीडियो आपने देखी होगी। अगर आपने नहीं देखी फिर भी आपके पास लास्ट टाइम बता रहा हूं, आप जाकर के वीडियो देख लो, फिर जाकर के इस क्वेश्चन को अच्छे से कर पाओगे, ठीक है। तो दोनों थ्योरीज को एक्सप्लेन नहीं करना है, बल्कि दोनों थ्योरी में कंपैरिजन करना है, तुलना करनी है। उन दोनों की विशेषताओं को मिलाकर के तुलना कर दो, उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स को कंपेयर कर दो, अपने आप आंसर निकल आएगा, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि एक्सप्लेन द फंडामेंटल एजम्पशन ऑफ इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस एंड कंपेयर इट विद द यूटिलिटी एनालिसिस। वही चीज है भाई, सिंपल सी बात है। आपको यहां पर इंडिफरेंस कर्व की एजम्पशंस को लेकर के कंपेयर करना है, किसके साथ, जो आपकी यूटिलिटी एनालिसिस है। कंफ्यूज मत हो जाना, इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस इज ऑर्डिनल एनालिसिस, राइट। ऑर्डिनल एनालिसिस ही इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस, और यूटिलिटी एनालिसिस को कार्डिनल एनालिसिस भी कहा जाता है। तो पिछला वाला जो क्वेश्चन है वही सेम क्वेश्चन, अगर पिछला वाला क्वेश्चन आए या और करके ये वाला क्वेश्चन दे दिया जाए तो दोनों ही सेम क्वेश्चन है, दोनों में आंसर सेम लिखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय इंडिफरेंस कर्व। अब यहां पर आपको थोड़ा सा समझना है, इंडिफरेंस कर्व व्हाट आर देयर कैरेक्टरिस्टिक्स। अब कुछ लोग क्या करेंगे कि समझेंगे अरे ये तो इंडिफरेंस कर्व थ्योरी पूछ रहा है, पूरा पूरा एक्सप्लेन कर दो। नहीं भाई, गलती मत करना। यहां पर जो पहला वाला ब्रैकेट में ये जो पूरा वर्ड लिखा हुआ है, सेंटेंस लिखा है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय इंडिफरेंस कर्व, ये सिर्फ आपसे इंडिफरेंस कर्व की मीनिंग पूछ रहा है। गलती से भी पूरा का पूरा आप पूरा का पूरा थ्योरी मत एक्सप्लेन कर देना, ना गलत कराओगे। यहां पर ये वाला जो पोर्शन है ये शॉर्ट है, लॉन्ग पोर्शन ये है बेटा। लॉन्ग पोर्शन कौन सा है, ये वाला है। क्यों, क्योंकि कैरेक्टरिस्टिक्स 4 से 5 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं इंडिफरेंस कर्व की। इंडिफरेंस कर्व डाउनवर्ड स्लोप का होता है कि अपवर्ड स्लोप का होता है, कोई एक्सेस टच कर सकता है या नहीं टच कर सकता है, इंटरसेक्ट कर सकता है कि नहीं कर सकता, डाउनवर्ड स्लोप का होता है तो क्यों होता है, उसका जो डाउनवर्ड स्लोप होता है उसके पीछे जो रेट काम कर रही होती है वो कौन सी रेट होती है, ये सारी चीजें बतानी है। तो लॉन्ग पोर्शन तो ये है। या क्वेश्चन अगर आ जाए कि व्हाट डू यू मीन बाय कैरेक्टर, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इंडिफरेंस कर्व, तो भी ये वही क्वेश्चन आंसर लिखोगे। अगर ये क्वेश्चन आ गया तब भी वही आंसर लिखोगे। तो कुछ बच्चे क्या करेंगे, इंडिफरेंस कर्व की पूरी थ्योरी लिख देंगे और कैरेक्टरिस्टिक्स में बहुत 4-5 चीजें लाइन में बता देंगे बस। नहीं बेटा, गलती मत करना। यहां पर सिर्फ आपको कैरेक्टरिस्टिक की मीनिंग बतानी कि कैरेक्टरिस्टिक क्या है, इंडिफरेंस कर्व की मीनिंग बतानी है कि इंडिफरेंस कर्व यूज किस सेंस में किया जाता है, इंडिफरेंस कर्व की जो थ्योरी है वो किस सेंस में यूज होती है, उसका मतलब क्या होता है। तो इंडिफरेंस कर्व मैंने जब आपको पढ़ाया था तो बताया था कि एक इंडिफरेंस कर्व पे जितने भी पॉइंट्स होते हैं वो इक्वल लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन शो करते हैं। यही बेसिकली चीजें, इसकी मीनिंग और डेफिनेशन लगा देना। लेकिन जो लॉन्ग लिखना है वो ये लिखना है, इसमें टोटल 4 से 5 कैरेक्टरिस्टिक्स आपकी बुक में दे रखी हैं इंडिफरेंस कर्व की, उसको एक्सप्लेन करना है विद डायग्राम, ठीक है, समझ जाओ। दूसरी बात, इंक्रीजिंग एंड कांस्टेंट रिटर्न आर ओनली पॉसिबिलिटी व्हाइल डिमिनिशिंग रिटर्न is certainly. Do you agree with the statement and why?
सिंपल सी चीज है, आपको कई बार मैंने क्लास में ये चीज बताई है। मैंने आपको जब प्रोडक्शन थ्योरी पढ़ाई थी तो उसमें 3 शॉर्ट फॉर्म लिखे थे। पहला लिखा था IR, दूसरा लिखा था CR और तीसरा लिखा था DR। मैंने आपको बताया था इंक्रीजिंग रिटर्न और कांस्टेंट रिटर्न जो होता है ये मिलेगा या नहीं मिलेगा, इसकी पॉसिबिलिटी कोई बता नहीं सकता कि इसकी पॉसिबिलिटी कितनी है, ठीक। लेकिन जो डिमिनिशिंग रिटर्न होता है ये हमेशा याद रखना, ये खत्म नहीं किया जा सकता, ये सर्टेन है कि होगा ही होगा। बस फर्क इतना है कि कौन सी यूनिट से आपका जो प्रोडक्शन है वो गिरना स्टार्ट होगा, ये डिपेंड करता है। आप क्या कर सकते हो, इसको केवल सब्स्टिट्यूट कर सकते हो, ठीक है, इसको प्रतिस्थापित कर सकते हो सकता है आपकी फर्स्ट यूनिट है, सेकंड है, थर्ड है, फोर्थ है, फिफ्थ है, हो सकता है आपको थर्ड यूनिट पे डिमिनिशिंग रिटर्न मिलने वाला हो, लेकिन हो सकता है आप इसको सब्स्टिट्यूट करके फोर्थ पे कर दो, फोर्थ से हो सकता है फिफ्थ पे कर दो। लेकिन ऐसा कहो कि मैं डिमिनिशिंग रिटर्न मिलेगा ही नहीं, तो ऐसा नहीं, पॉसिबल नहीं है। वही क्वेश्चन वो पूछ रहा है। तो अल्टीमेटली ये पूछ क्या रहा है बेटा, ध्यान से समझो, ये पूछ रहा है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न, या यूं कहें लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। प्रोडक्शन थ्योरी में दो तरह के, प्रोडक्शन थ्योरी में आपके 2 प्रिंसिपल हैं। एक है आपका वेरिएबल प्रोपोर्शन थ्योरी और दूसरा है आपका रिटर्न टू स्केल, राइट है कि नहीं है। आपको यहां पर वेरिएबल प्रोपोर्शन वाला पूरा का पूरा जो थ्योरी है उसको एक्सप्लेन करना है, बस यही है। क्वेश्चन देख के घबरा मत जाना है कि क्या पूछ रहा है मेरे से, वो आपसे लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन पूछ रहा है। बस ये है कि डायरेक्टली ना पूछ करके एक स्टेटमेंट दे करके पूछ रहा है। भाई एक बात बताओ, अब तुमको मैं ध्यान से समझ लो, जो वीडियो आप देख रहे हो तो ध्यान से समझ लो। अगर आप मेरे स्टूडेंट हो तो ठीक, नहीं हो तब भी कोई बात नहीं, आराम से समझो क्वेश्चन को। एक बात बताओ मुझे, ये जो कॉस्ट होती है, या यूं कहें कि IR जो होता है, CR जो होता है और DR जो होता है, इसमें से IR, CR और DR ये तीनों आपको लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन में ही मिलेंगे, या हिंदी में कहें तो परिवर्तनशील अनुपात नियम की बात की जा रही है, राइट यही एक्सप्लेन करना है, ये आपको इसी में मिलते हैं ना। इसमें परिवर्तनशील अनुपात नियम, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन के बारे में पूछा जा रहा है, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो पढ़ते हैं। व्हाट इज लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, व्हाट आर इट्स एजम्पशन एंड व्हाई डज द लॉ अप्लाई। सिंपल सी क्वेश्चन है जो मैंने पीछे बोला। अब एक बात ध्यान से समझ लो, जो क्वेश्चन नंबर आपका 8 है, राइट ये वाला, और क्वेश्चन नंबर जो 9 है, ये दोनों सेम है, और करके पूछ ले, दोनों में एक ही आंसर लिखना है। लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन के बारे में ये बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, 10th नंबर क्वेश्चन है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय रिटर्न टू स्केल। सेकंड थ्योरी ऑफ लॉ ऑफ प्रोडक्शन, सेकंड थ्योरी है रिटर्न टू स्केल, हाउ डू दे अप्लाई। सिंपल सी क्वेश्चन है, पैमाने का प्रतिफल क्या होता है या किस प्रकार लागू होता है। जब लार्ज स्केल पर प्रोडक्शन करते हैं तब ये लागू होता है, याद रखना, और लॉन्ग टर्म में लागू होता है, ये भी ध्यान रखना। तो मैं तुमको एक चीज समझा दे रहा हूं, ध्यान से समझ लो। जो प्रोडक्शन थ्योरी होती है, ठीक है, या यूं कहें उत्पादन के नियम है, प्रोडक्शन थ्योरी जो है वो 2 है, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, ठीक है, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, और दूसरा है आपका रिटर्न टू स्केल, राइट समझ में आ गई बात। ये शॉर्ट टर्म में लागू होता है, ये लॉन्ग टर्म में एप्लीकेबल होता है, राइट समझ गए बात को। अब कहोगे शॉर्ट टर्म सर 1 साल के अंदर और लॉन्ग टर्म 1 साल से बाहर। भाई ये मत करना गलती से। शॉर्ट टर्म मैंने 50 बार आपको बताया, शॉर्ट टर्म तब होता है जब आप अपने सारे फैक्टर्स को चेंज ना कर पाओ। लॉन्ग टर्म तब कंसीडर करते हैं जब आप अपने सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में चेंजेस कर सकते हो। इज दैट क्लियर। अब नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, ध्यान से एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। पैमाने के प्रतिफल से आप क्या समझते हैं या किस प्रकार लागू होता है। चाहे ये क्वेश्चन पूछे, चाहे आपसे पूछ ले पैमाने की विभिन्न प्रकार की बाह्य बचतों, एक्सटर्नल इकोनॉमीज की बात की जा रही है कि लार्ज स्केल पे प्रोडक्शन करने पर आपको अपने ऑर्गेनाइजेशन से बाहर जो इकोनॉमीज यानी कि बचतें प्राप्त होती हैं वो कौन कौन सी हैं, ये हानियों में कैसे परिवर्तित हो जाती हैं, ये भी बता देना है। तो थ्योरी पढ़ी होगी तो बहुत ईजी सा आंसर है। तो चाहे ये क्वेश्चन पूछे चाहे ये पूछे, दोनों का आंसर सेम है, घबरा मत जाना क्वेश्चन देख करके। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब ये आता है 4th यूनिट का क्वेश्चन, ध्यान से समझ लो। लागत वक्रों का आकार उत्पादन नियम से निर्धारित होता है
क्या आप इस कथन से, सॉरी ये इस कथन है, इस कथन से सहमत हैं? कारण सहित समझाइए। क्वेश्चन है द शेप ऑफ कॉस्ट कर्व इज डिसाइडेड बाय द लॉ ऑफ प्रोडक्शन। हाँ भाई, लॉ ऑफ प्रोडक्शन से ही डिसाइड होता है। डू यू एग्री विद द स्टेटमेंट, एक्सप्लेन विद द रीजन। या इसके एवज में अगर क्वेश्चन पूछा जा रहा है लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व इज डिपेंड ऑन रिटर्न टू स्केल while short run average cost curve is depend on law of variable proportion. Explain this statement. दोनों क्वेश्चन सेम ही हैं। जितने भी कॉस्ट कर्व होते हैं, जितने भी तरह की कॉस्ट होती है, चाहे वो AC हो, MC हो, VC हो, TC हो, FC हो, ये जितनी भी होंगी, ठीक है, वो सब डिपेंड करती हैं जो आपको दो थेरीज दे रखी हैं प्रोडक्शन में। ठीक है, बात समझ में आ गई। ये चैप्टर मैंने बहुत अच्छे से आपको पढ़ाया है, अच्छे से समझ लेना। ये 4th यूनिट का एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो पूछा जा सकता है। नेक्स्ट, दूसरा जो क्वेश्चन है, इस पे मैं ज्यादा श्योर हूं कि ये क्वेश्चन हर साल पूछा जाता है। हो सकता है ये क्वेश्चन आपको शॉर्ट नोट में लिखने को आ जाए, इसलिए इस क्वेश्चन को मैं इंपॉर्टेंट दूंगा, इंपॉर्टेंट टैग दूंगा, राइट, या यूं कहें कि इसको वेरी इंपॉर्टेंट टैग दूंगा। मेरे हिसाब से ये क्वेश्चन शॉर्ट में भी पूछ लिया जाता है। आपसे कहा जाता है कि जो AC और MC होते हैं, इनका जो शेप होता है वो U शेप का क्यों होता है। तो जो AC होती है और MC होती है, इन दोनों का जो शेप होता है ये U शेप का क्यों होता है, इसका रीजन बताना है आपको। और इसका जो रीजन होता है, फिर मैं कह रहा हूं, प्रोडक्शन थ्योरी में पढ़ने वाले दो लॉ जो हैं आपके प्रोडक्शन थ्योरी में, उन्हीं की वजह से ऐसा होता है, ध्यान रखना। अब ये टेक्निकली आपको वहां समझाना पड़ेगा, या तो ये लॉन्ग में आ जाएगा या तो ये शॉर्ट में आ जाएगा। तो ध्यान रखना, AC और MC का जो कर्व होता है, जो कि कर्व मैंने यहां पे बना के आपको दिखा दिया है, AC का कर्व ऐसा होता है और MC का कर्व नीचे से इसको कट कर रहा होता है, इस बात का ध्यान रखना। तो MC ऐसा होता है और AC ऐसा होता है। ये ऐसा U शेप का क्यों होता है, दिख नहीं रहा है कि हल्का सा U शेप में ऐसे जा रहा है, तो ये U शेप का होता क्यों है, ये आपको डिफाइन करना है। आई होप कि आपको सारे टॉपिक क्लियर हो गए। कोई कंफ्यूजन हो तो प्लीज कमेंट सेक्शन में मेरे से जरूर पूछना। और गाइज, आपसे एक रिक्वेस्ट है, जब भी आप वीडियो देखते हो ना, तो बहुत सारी वीडियो में जब अपनी एनालिटिक्स देखता हूं या वीडियो के जो मेरा एनालिटिक्स है उसको देखता हूं या स्टैटिक्स देखता हूं ना, तो मुझे दिखता है कि बहुत सारे बच्चे वीडियो देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं। कोई बात नहीं, सब्सक्राइब आप मत करो, जरूरत नहीं है। आप बस आकर के वीडियो को देख लिया करो और अपने फ्रेंड के साथ शेयर करो, ठीक है। जैसा कि मैं हर वीडियो में आपको बताता हूं कि अगर मेरी किसी भी वीडियो का आपको PDF लेक्चर चाहिए तो टेलीग्राम, ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, इसको जाकर के ज्वाइन कर लो। विद्यापथ एजुकेशन टाइप करोगे, ऐसा लोगो देखने को मिलेगा, ये वाला लोगो आपको देखने को मिलेगा। इस पे आकर के आप मुझे ज्वाइन कर सकते हो और मेरी सारी वीडियो का PDF आपको इसी पे अपलोड किया जाता है। साथ ही साथ आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो। मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है विद्यापथ_एजुकेशन करके, ठीक है, इस तरह का उसका इंस्टाग्राम हैंडल है। कुल आपको जो फॉलोवर्स मिलेंगे 38 और मैं खुद 24 को फॉलो करता हूं, ठीक है, थोड़ा कम है बट हैंडल कर लेना, ठीक है। आई होप कि टॉपिक क्लियर हो गए हैं। कोई वीडियो में कंफ्यूजन हो तो मुझे बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वाली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल और ऑल द बेस्ट।